पहले आपको निमंत्रण है। 25 तारीख को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है और हम उनके जन्मदिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस सम्मान दिवस के ऊपर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। वहीं पूरे देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, हम उनको आमंत्रित करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहाँ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं उनको नीतियों को आगे बढ़ाने की बात भी सब लोग करते हैं। आज पूरे देश में चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाई गई जो नीतियाँ थी, वो तकरीबन हर राजनीतिक दल ने जब कभी भी सत्ता में आए, उन्होंने उनकी नीतियों का अनुसरण करने का काम किया। उदाहरण के रूप में मैं आपको 2-3 चीज बताऊंगा। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था, जो किसान के खेत में कुदरती मार पड़ती थी, ओलावृष्टि की थी, सूखे की वजह से थी या कोई और प्राकृतिक आपदा आने की वजह से होती थी, 77 से पहले हमारे देश के अंदर किसी को भी प्राकृतिक आपदा का कोई एक नया पैसा नहीं मिलता था। देश में सबसे पहले उन्होंने इस बात की शुरुआत 77 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब करी थी और आज वो पूरे देश के अंदर लागू है। हर प्रदेश में आज किसान के खेत की फसल को अगर कोई नुकसान होता है तो हर सरकार की मजबूरी होगी, ना चाहते हुए भी चौधरी देवीलाल की बनाई गई पॉलिसी आज उनको किसान को मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपया देना पड़ता है। वहीं उसके साथ साथ इस देश के अंदर बुढ़ापा पेंशन किसी को नहीं मिलती थी और बुढ़ापा पेंशन की भी शुरुआत अगर देश के अंदर किसी ने सबसे पहले लागू करी थी तो सन 1987 में चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने करी थी। तीसरा एक और बड़ा उदाहरण है, इस देश के अंदर इंडस्ट्रिस्ट का कर्जा तो माफ होता रहा है, लेकिन किसान का कर्जा किसी ने भी माफ नहीं किया था। इसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में करी थी। 10,000 रुपये तक का किसान का हरियाणा प्रदेश में पहले कर्जा माफ किया और फिर जब उप प्रधानमंत्री बने देश के तो पूरे देश के किसान का 10-10 हज़ार रुपये का कर्जा उन्होंने माफ करवाया था। एक और उदाहरण है उनकी जिंदगी का जिसका आज बहुत लोग अनुसरण करते हैं। गरीब की बेटी की शादी के लिए कोई सरकार की तरफ से एक नया पैसा भी कन्यादान के रूप में नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल ने करी थी। सन 1987 में 5100 रुपया सरकार के खजाने से गरीब की बेटी जो बालिग थी उसकी शादी में कन्यादान के रूप में देना शुरू किया था, जो राशि आज बढ़ करके कई स्टेटों में तो 1-1 लाख रुपए तक पहुंच गई। और उसके साथ साथ ये जो सारी चीजें उन्होंने झांकी, वहीं स्पोर्ट्स के अंदर कैसे देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। सन 1987 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 3% कोटा रखा स्पोर्ट्स का सर्विस के अंदर। पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी। कांस्टेबल से लेकर के एएसआई तक की जो भर्ती थी उसमें 3% कोटा उन्होंने शुरू किया। आज बहुत सारी जगह पे वो जो है लागू है।
उसी की वजह से आज स्पोर्ट्स को इतना बड़ा बढ़ावा हमारे देश में मिला है। इसकी शुरुआत भी करने वाला कोई आदमी था तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। उन्हीं के जन्मदिवस के लिए मैं आपको आज आमंत्रित करता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं। आपको पार्टी की तरफ से भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी तरफ से भी आपको इनविटेशन जल्दी मिलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में आओगे। और उस दिन विशेष रूप से बहुत सारे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, फतेहाबाद में भी हमने बहुत साथियों को आमंत्रित किया था और उस वक्त भी 14 अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जो है उन्होंने आकर के जहाँ चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, वहीं उस दिन एक संकल्प लेकर के गए थे कि मोदी को, इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करी और उन्होंने नीतीश जी को बाकायदा तौर पे जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश जी की ये जिम्मेवारी लगाई कि आप इसके लिए पहल करें और सब नेताओं के साथ आप बात करें, सबको एक मंच पे इकट्ठा करें, ताकि जो आज भाजपा की लूट है, जो आज भाजपा की गलत फैसले है, आज जहां देश कमजोर किया जा रहा है, जहां देश को बेचा जा रहा है, उन सब चीज़ों से जल्दी निजात मिले। इसके लिए उनकी जिम्मेवारी लगाई। आज वो नीतीश जी ने अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया। उन्होंने 26 राजनीतिक दलों को आज उसमें शामिल किया और 25 सितंबर को नीतीश कुमार जी को हमने फिर आमंत्रित किया, वो आएंगे। उन्होंने अपनी कंफर्मेशन दे दी। उसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है, वो भी आएंगे, उनकी भी कंफर्मेशन आ चुकी है। ममता बनर्जी की कंफर्मेशन आ चुकी है, वो स्वयं 25 को नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने अपने राज्यसभा का जो इनका लीडर है दिल्ली, उन्होंने कहा कि मेरे 25 के पहले से कार्यक्रम तय है, अगर आप डेट आगे पीछे करोगे तो मैं आ सकती हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इस डेट को किसी मजबूरी कारणवश तो कर सकते हैं, लेकिन अब की बार कोई ऐसा कारण है नहीं जिससे हम आगे पीछे करें। तो उनकी पार्टी के जो राज्यसभा के लीडर हैं, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है, वो आएंगे। दीपक वीरेन है मेंबर पार्लियामेंट उनके राज्यसभा के, वो आएंगे। उसके साथ साथ सतपाल मलिक जो एक्स गवर्नर है, हमने उनको आमंत्रित किया, वो भी आएंगे। उद्धव ठाकरे जी जो है, हमने उनको पिछली बार भी निमंत्रण दिया था, वो स्वयं नहीं आ सके थे, उन्होंने अपने पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट को भेजा था और इस बार उन्होंने ये कहा या तो मैं स्वयं आऊँगा और अगर मैं किसी कारणवश नहीं आ सका तो वो अपने बेटे को, आदित्य को, ठाकरे को, उनको भेजेंगे। उन दोनों में से एक जरूर उम्मीदवार आएगा। इसी तरह सुखबीर बादल आएंगे और उनके साथ साथ सीताराम येचुरी जो है, जो जनरल सेक्रेटरी है सीपीआई के, वो भी आएंगे। हमने तेजस्वी यादव जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो भी आएंगे, उनकी भी कंफर्मेशन आ चुकी है। उसके साथ साथ केसी त्यागी जो महासचिव है जेडीयू के, वो भी आएंगे और जयंत चौधरी जो आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी आएंगे और हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में अपनी एक रीजनल पार्टी चलाते हैं, वो भी आएंगे, उनकी भी कंफर्मेशन आ गई। और उसके साथ साथ मेरी 1-2 दिन में मुलाकात होगी शरद पवार जी से, मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछली बारी भी आए थे और अब की बार भी वो समय जरूर निकालेंगे। हमने उनको मेल डाल दी, इनविटेशन भेज दिया, लेकिन मैं स्वयं जा करके कंफर्म करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है मैं आज जाऊंगा। हो सकता है कल मुलाकात हो जाए, परसों हो जाए, जैसे मेरी मुलाकात होगी उनकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी। उसके साथ हमने
जो इंडिया के कुछ और पार्टनर्स हैं उनको भी इनविटेशन भेजा है। मुझे उम्मीद है उनमें से भी कुछ और लोग जो है जरूर समय निकालेंगे। और ये जो सम्मान दिवस होगा, ये सम्मान दिवस इतना बड़ा होगा। हरियाणा प्रदेश के जहाँ लाखों लोग आएंगे, वहीं हमारे साथ लगता हुआ पंजाब और राजस्थान उत्तर प्रदेश के लोग भी मुझे उम्मीद है कि इसमें अब की बार शामिल होंगे। वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि चौधरी देवीलाल के प्रति जो किसान वर्ग है उसका अपना एक विशेष लगाव है उनके प्रति। तो सारे भी आएंगे और उस दिन चौटाला साहब जो है जहाँ सबका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वहीं हरियाणा के लोगों के लिए हम आने वाले समय में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी तो उस वक्त हमेशा हमने चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर लोगों के बीच में अपनी जहाँ बात रखी वहाँ वायदे किए, और जब भी हमें मौका मिला हमने उन वायदों को हमेशा पूरा किया। अब की बार भी हम हरियाणा प्रदेश के लोग आज बहुत अलग तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई है। मैंने इस परिवर्तन यात्रा के दौरान बहुत नज़दीक से 2000 गांव, शहर और कस्बों में जाकर के देखा है कि लोगों के सामने किस किस्म की आज समस्याएं हैं। हम उन सब के बारे में खुल करके चर्चा करेंगे और वहीं हम अपनी तरफ से घोषित करेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद हम किस तरह की फैसिलिटीज और लोगों को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। आज तो विशेष रूप से आपको इसी के लिए आमंत्रित किया था। आपने कोई बात करनी, कोई सवाल पूछना है तो कल जन्माष्टमी है। आपको सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इंडिया के जो पार्टनर कांग्रेस है उनको भी इनवाइट किए गए? आपको भेजूंगा चिट्ठी देकर उनके पास। अभय जी, इंडिया का नाम आधिकारिक तौर पर भारत करने का जिक्र चल रहा है, चर्चा जोरों पर है, क्या कहना चाहेंगे? संविधान नहीं बदल सकते, ये केवल अखबार तक की बातें हैं। संवैधानिक तौर पे जो इंडिया का नाम है उसको आप बदल नहीं सकते। ये केवल लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फैसले लेती रही है, हमेशा इस तरह के शोषण छोड़ती रहती है। एक तरह से घोषणा पत्र होगा सर 25 तारीख को? कुछ चीज़ें अनाउंस करेंगे हमें। घोषणा पत्र तो जब बनाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए तो हमारी अलग से कमेटी बनेगी, वो तो चुनाव के नज़दीक आकर के तब तक और किस किस्म के हालात बदलते हैं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य कुछ चीज़ें हैं जिनकी घोषणा होगी। कांग्रेस के अंदर हंगामा चला हुआ है संगठन बनाने को लेकर, हाईकमान तक मामला पहुंच गया, एक दूसरे पे जैसे कि हाथापाई, इस पे कोई रिएक्ट करेंगे? देखो, ये लोग कांग्रेस के हितैषी नहीं है। ये जो आपस में लड़ रहे हैं ये केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज जो है एक दूसरे से अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस को बेपोती बनाना चाहते हैं, अपनी 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 जेब में रखना चाहते हैं। कांग्रेस को सख्त निर्णय लेना चाहिए इनके खिलाफ, इन सबको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। जिस पार्टी के अंदर आप मान के चलो किसी भी संगठन में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा वो संगठन आगे नहीं बढ़ सकेगा, वो खत्म हो जाएगा। आज कांग्रेस कमजोर होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि उनकी संगठन में जो है वो डिसिप्लिन नहीं था जो पुरानी कांग्रेस में था। इसकी वजह से आज कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कार्रवाई कार्यकर्ताओं पे होनी चाहिए या उनके नेताओं पर होनी चाहिए? देखो आप कांग्रेस नेताओं पे, जो नेता अपने आप को वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कहते हैं हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और जो कांग्रेस को रोज गिरवी रखते हैं। आपने विधानसभा में नहीं देखा कांग्रेस की क्या भूमिका होती है, कांग्रेस किस तरह से
भाजपा के आगे नतमस्तक होती है। कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरेंडर करते हैं। संदीप सिंह के मामले में पहले तो चार्जशीट दायर हुई, फिर लड़के ने कैमरे में खोला है और चार्जशीट आज कोर्ट के सामने भी आ गई है। संदीप सिंह के मामले में जो दयाल पंकज नैन है, जो DIG हैं, उन्होंने खुद कहा है, स्टेटमेंट में पुलिस को दिया है कि इनकी जो निगाह थी वो ठीक थी, जो बाकी और बहुत सारी चार्जशीट आगे पड़ी होगी, तो इसको क्या आइडेंटिटी का क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि एक लड़की शरेआम आरोप लगा रही थी और वो आरोप सिद्ध हो गया। आरोप सिद्ध होने के बाद तो इमीडिएटली नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा होना चाहिए, और अगर कोई ढीठ हो जाता है तो फिर चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस जो है एक तरफ दोषी ठहराती है कोर्ट में जाकर, और दूसरी तरफ उसको इस बात की छूट दे रखी है कि वो दोषी होने के बावजूद भी खुला घूम रहा है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो अब तक चंडीगढ़ पुलिस उसके पूरे खानदान को उठा ले आती। ये मुख्यमंत्री को अगर थोड़ी सी गैरत है मुख्यमंत्री में, अगर वो अपने आप को कहीं ये कहता है कि हम उस अभियान के संरक्षक हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो फिर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस दबाव में है मुख्यमंत्री, क्यों नहीं लेता उसका इस्तीफा, ये मुख्यमंत्री बताएगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आज हमारे यहाँ कानून में ये लिखा हुआ है कि कोई भी दोषी व्यक्ति को बचाने के लिए अगर उसको संरक्षक कर देता है तो वो उतना ही दोषी है। अगर आज संदीप सिंह दोषी है तो मुख्यमंत्री भी उतना दोषी है जो उसको बचा रहा है। अगर लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, 2024 में हमारी सरकार बनी, हम इस सारे मामले की जांच दोबारा कराएंगे। तब तक कोर्ट का कोई निर्णय मुझे लगता है आएगा नहीं 1 साल में, और फिर हम इसकी दोबारा जांच कराएंगे। जो दोषी है उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। जो इन दोषी लोगों को जो संरक्षण दे रहे हैं उनको भी साथ में इस केस के अंदर शामिल करेंगे, उनको भी नहीं बख्शेंगे, उनको भी हर हालत में इस बात की सजा दिलवाएंगे कि आपने गलत किया। आज एक नई पार्टी का भी एक गठन हुआ है हरियाणा में, हरियाणा जन सेवक पार्टी, बलराज कुंडू ने उसको बनाया है, घोषणा की है। क्या हरियाणा में जो इस प्रकार के राजनीतिक दलों का गठन होता है, इसको आप किस संदर्भ में? इसके बारे में सुरेंद्र नैन ज़्यादा बढ़िया बताएगा, इससे पूछो। क्यों भाई नैन साहब, मेरा तो मित्र है। मेरा मित्र है। लेकिन उसने सबको लपेट दिया, आपके ऊपर भी सब एक है ये करप्शन में। आपका मित्र तो आपके ऊपर ये कह रहे थे चौटाला परिवार ने लूट लिया है इससे, सब पे आरोप लगा राजघराने आपके मित्र कांग्रेस ने भी लूट लिया, बीजेपी वाले ने भी लूट लिया, राजघराने। मेरा नाम लिया था क्या? आपने पार्टी में शामिल होने को मैं पूछूं मेरा नाम लिया था? चौटाला परिवार, हाँ? चौटाला परिवार नहीं, चौटाला परिवार भी नहीं, वो तो केवल दुष्यंत की बात करता है। आप आपका नाम मीडिया में उन्होंने ये कहा है कि 3 पार्टियां राजनीतिक हरियाणा में है, कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी को छोड़ के बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस तो फिर मेरा जान जिक्र क्यों करो आप? फिर आप मेरी और उसकी दोस्ती में खटास पैदा करना चाहते हो? अब ये तो देखो आप क्या बात है, क्योंकि आप जो इंडिया ब्लॉक है इसके आपने पार्टिसिपेंट्स इनको बुलाया है, इसको कितना घटक है जिनको इनवाइट किया है टोटल माइनस कांग्रेस, और दूसरा इस हिसाब से मैक्सिमम वहाँ से बुलाए हैं, तो क्या INLD की इस INDIA इंडिया जो ब्लॉक बना है इसको ज्वाइन करने की क्या पॉसिबिलिटीज है? कुछ नहीं है। नीम किसने रखी ये बताओ मुझे। चौटाला साहब के कैबिनेट में किसको हाँ? चौटाला साहब के कैबिनेट में किसको नहीं, नीम किसकी रखी हुई है मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमने रखी है इसकी नीम, हमने इसकी नीम रखी है। कांग्रेस की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी क्वेश्चन उठा था कि कांग्रेस को क्या इनवाइट किया जाएगा, तो आपने कहा कि मैं आप ही को भेजूंगा जिसने प्रश्न किया, तो क्या क्योंकि कांग्रेस वहाँ है क्या INLD कांग्रेस की जहाँ जिस घटक की जो है ना जिस
अम्ब्रेला की तो आप निश्चिंत रहो, अभी हमारे पास कुछ लोगों को इनवाइट करने का समय है। अभी हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि हमें किस किस को और बुलाना है। हाँ, आप क्यों जल्दी कर रहे हो इस बात की? नहीं, तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक हमारे पास समय है। जो इसके और घटक दल हैं, हम और कुछ नेताओं से बातचीत करेंगे, हम अपनी पार्टी के अंदर बातचीत करेंगे, फिर और भी तय कर लेंगे। अभी आज तो 6 तारीख हुई है, 25 तारीख को सम्मेलन है हमारा। उससे पहले पर्सनल जाकर के किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। कैथल में अनाज मंडी में, कैथल की अनाज मंडी में। उसका राजनीतिक तौर पर आगे क्या वो देखते हैं सर आपको? क्योंकि ये तो कुछ लोगों का ये भी कहना होता है, नेता जब आते हैं इस अवसर पे, उनका ये कहना होता है कि हम पारिवारिक तौर पर जुड़े हुए हैं, चौधरी देवीलाल के साथ काम किया हमने, लेकिन राजनीतिक तौर पर, वो राजनीतिक तौर पे भी हमारे साथ हैं जिनको हमने बुलाया है। और वो हमारे इलेक्शन में भी हमेशा, किसी भी इलेक्शन को उठा करके आप देख लें, लोकसभा के चुनाव में तो अपने अपने स्टेट में सब नेता व्यस्त होते हैं, लेकिन हरियाणा की विधानसभा का जब भी चुनाव हुआ, चाहे हमने लालू जी को बुलाया, चाहे हमने मुलायम को बुलाया, चाहे हमने नीतीश जी को बुलाया, चाहे देवगौड़ा जी को बुलाया, चाहे फारूक अब्दुल्ला को बुलाया, चाहे बादल साहब को बुलाया, जिसको भी हमने निमंत्रण दिया उन्होंने खुद करके हमारे लिए प्रचार किया। उनके साथ हमारे जहाँ पारिवारिक संबंध है, वहाँ राजनीतिक संबंध भी उतने ही गहरे हैं। सर आगे यात्रा का क्या रहेगा 25 तारीख के बाद? 25 के बाद यात्रा फिर शुरू करूँगा मैं। जो गांव बच गए मेरे, क्योंकि शहर सारे कवर कर दिए मैंने इस यात्रा के दौरान। सारे शहर जो जितने सिटीज हैं सारे कवर कर दिए। अब जो गांव मेरे बच गए, मैं उन सब गाँव के कार्यक्रम बढ़ाऊँगा और अगले 5 महीने में एक एक गांव कवर करूँगा। सारे गाँवों में जा कर के आऊँगा और सब जगह लोगों को जा कर के इस भाजपा की 2 साल की जो लूट है उसके बारे में खुल के बता करके हम क्या करेंगे उनके लिए, वो बाद में बताएंगे। ये पदयात्रा ही रहेगी आगे वाली फेज में? नहीं, नेक्स्ट फेज जो है हम रथ यात्रा से करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? अभी इसका तय नहीं किया, फैसला नहीं किया कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हमें इसको शुरू करना है। पिछली बार हमने मेवात से शुरू करी थी, तो हो सकता है दोबारा मेवात से ही शुरू करेंगे इसको, दोबारा मेवात से शुरू करके। लेकिन अब की बार इस चरण में थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से चलाऊंगा। ये तो पद यात्रा थी, इसलिए जहाँ से रूट बना था उसी रूट के ऊपर हमें इसको कवर करना पड़ा। लेकिन अब की बार जैसे अगर एक दिन पलवल में लगाऊंगा तो एक दिन हो सकता है अम्बाड़ा में लगाऊँ, एक दिन हो सकता है सरसा में लगाऊँ, एक दिन हो सकता है भिवानी में लगाऊँ। तो गांव के अंदर जाना है बस? मतलब वो तो गांव के विलेज टूर करूंगा सारे, लेकिन हर गांव में जाऊंगा। तो इसमें अब तक कितने काम कवर हो गए हमारे? 2000 के करीब गांव कवर किए मैंने। सारे शहर कवर हो गए, सारे सब डिवीजन कवर हो गए और सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कवर हो गए इसमें। कैसा अनुभव मिला आपको इस यात्रा में लोगों का? मैंने आपको कई दफ़ा आमंत्रित किया था। यात्रा का जो अनुभव है, मुझे बहुत नज़दीक से बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला। मैंने हरियाणा प्रदेश के, राजस्थान के बॉर्डर के लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। कैनाल वेस्ट वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सारे लोग। नहर का पानी सरकार 42 दिन में देती है, उनके खेत सूखे पड़े हैं। आज बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ लोगों के सामने। मैंने इस दौरान बहुत सारे +2 के प्लस ये 10वीं के स्कूल देखे जिनके ताले लगे हुए हैं टीचर्स की कमी की वजह से। हजारों स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। मैंने ऐसी बहुत सारी डिस्पेंसरियाँ PSC CSC देखी जो हमने बनाई थी, लेकिन आज उनके लोग लगा हुआ है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। कहीं डॉक्टर है तो डॉक्टर भी हफ्ते में 1 दिन जाता है, वहाँ दवाई नहीं है। बुजुर्गों को इलाज के लिए कई मील का सफ़र तय करना होता है, प्राइवेट में जा कर के महंगे में इलाज कराना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें लोगों की देखी मैंने। बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है, सड़कें है ही नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर कोई डोमेस्टिक सड़क नहीं है आज।
मैं सारी सड़कें नाप करके आया हूँ, कहीं एक सड़क ठीक नहीं है। सिर्फ नेशनल हाईवे जो बना दिए वो अलग है, लेकिन जो स्टेट हाईवे हैं आपके और जो डोमेस्टिक जो एक गांव से दूसरे गांव को लिंक करने वाली रोड है वो खत्म है। ये जो आपने प्रस्ताव किया था जिसमें सरकार ने जवाब दिया था कि सिरसा के किसानों को 623 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं, जल्दी दे देंगे, तो वो उसकी क्या स्टेटस? अब तक भी नहीं मिला। मंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला था और मैंने उसी वक्त उसकी झूठ पकड़ ली थी और मैंने उसको कहा था, मैं बोला, मैं कहा स्पीकर, मैं कहा ये तेरा मंत्री हाउस को मैं कहा मिसलीड कर रहा है, गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। किस तरह से भुखला गए थे सारे के सारे। ये सरकार झूठ और लूट पे टिकी हुई है। इस सरकार का हर मंत्री लूटने में लगा और झूठ बोलने में लगा है, जिसका मुखिया जो है इस तरह की भाषा विधानसभा में बोलता है, जो रेपिस्ट हैं, जिनके खिलाफ शोषण के मामले हैं, उनके लिए खड़ा होकर के कहता है नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, तो लोग हटा देंगे इनको। आप निश्चित रहो, इस तरह की चीज़ नहीं चल सकती। यात्रा के बारे में बताया, विधानसभा में आपने स्पीकर से कहा था कि आपने कोई ईमेल स्पीकर को कही है, उसने पूछा कि आपको मिल गई कि नहीं, या मैंने स्पीकर को ईमेल के क्या कंटेंट है उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? कंटेंट स्पीकर से पूछो क्या है, वो बताएगा आपको। मैंने तो उसको भेज दी और मैंने स्पीकर को उस मेल में लिखा था कि तू टाइम फिक्स कर मेरा, मैं तेरे बारे में पूरे प्रदेश को जानकारी देना चाहता हूँ विधानसभा के माध्यम से। मैं दोबारा फिर मैं दोबारा स्पीकर के पास, मेरी मर्जी है, जिस दिन चाहूँगा उस दिन करूँगा। नहीं, ये तो मेरी मर्जी है, मैंने देखना किस दिन खुलासा करना है। मैं पहले स्पीकर को मैंने नोटिस दे रखा है, स्पीकर मेरी बात का जवाब देगा, फिर खुलासा करूँगा। उसको क्या मुझे लिख के भेज दे, फिर ये बात है किसकी? मैं किसी से सेटिंग नहीं करता। मैं जिसका विरोध करता हूँ डट के करता हूँ। मैंने कभी सेटिंग नहीं करी अपनी लाइफ में किसी के साथ। अगर मैं सेटिंग करता तो आज मैं कहीं और होता। मैंने तो हाउस में पूछा था ना, आप कहाँ थे उस वक्त? तो मैंने हाउस में पूछा था स्पीकर को, मैं तेरे को मेल मिल गई? वो कहने लगा मिल गई। मैं बोला जवाब दे, तो कह रहा था दूंगा जवाब, जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा।